नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभा और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर रेडियो श्रृंखला लोक से विश्व तक हिंदी की अनवरत यात्रा के 13वें एपिसोड में हम सुनाने जा रहे हैं आपको हिंदी की कुछ कविताएं। हिंदी कविताओं के इस एपिसोड को आपके लिए लेकर आया है कविता कारवां। हेलो हल्द्वानी का बहुत आभार कविता कारवां को इस श्रृंखला में जोड़ने के लिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या है ये कविता कारवां, तो सबसे पहले यही बताता चलो। कविता कारवां कविताओं की उन बैठकों, उन महफिलों का नाम है जहां कविता प्रेमी मिलकर बैठते हैं और अपनी पसंद की कविताएं सुनते हैं, सुनाते हैं, अपने अपने अंदाज में सुनाते हैं। बहुत अनौपचारिक बैठकें होती हैं ये, लेकिन कुछ बुनियादी बातों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी बात ये कि यहाँ स्वरचित रचनाओं की कोई जगह नहीं है। जी हाँ, अपनी लिखी कविता सुनाने के लिए एकदम मनाही। कविताओं का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको ये बताना भी जरूरी है कि कविता कारवां उत्तराखंड प्रदेश के हर जिले में है, देश के कई शहरों में है। इस वर्ष यानी 2025 में कविता कारवां अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और आज के इस एपिसोड में कविताओं के जो भी पाठक हैं वो इस माने में बहुत खास हैं कि वो कविता कारवां के सक्रिय साथी हैं। अब कविता के अलग अलग रंगों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली के निकट गुरुग्राम ले चलता हूँ, कोटद्वार के अपने एक साथी के पास। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ गोयल है और मैं कविता कारवां से शुरुआती समय से जुड़ा हुआ हूँ, जब हमने 2016 में इसकी शुरुआत की थी। आज मैं आपको सुना रहा हूँ बाबा नागार्जुन की कविता गुलाबी चूड़ियाँ। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रौबीला चेहरा। आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ, नहीं मानती है मुनिया। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नजरों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे सादे प्रश्न पर। और अब वे निगाहें फिर से हो गईं सड़क की ओर और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाई की गुलाबी चूड़ियाँ। धन्यवाद। आशा है इस कविता के भाव ने आपके हृदय को भी छू लिया होगा। गुरुग्राम से अब आपको सीधे ले चलता हूँ देहरादून। कविता कारवां के सभी मित्रों और समस्त साहित्य प्रेमी श्रोताओं का सादर अभिवादन। मैं राकेश जुगरान, देहरादून, उत्तराखंड से। आज जो कविता आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो गोरख पांडे जी की कविता है और कविता का शीर्षक है बच्चों के बारे में। क्योंकि मैं विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड से गत वर्ष 2024 को ही रिटायर हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये कविता और ज़्यादा समसामयिक प्रतीत हुई। तो लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में बनाई गई ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारी कविताएं लिखी गई बच्चों के बारे में। बच्चों के लिए खोले गए ढेर सारे स्कूल, ढेर सारी किताबें बांटी गई बच्चों के लिए। बच्चे बड़े हुए, जहाँ थे वहाँ से उठ खड़े हुए बच्चे। बच्चों में से कुछ बच्चे हुए बनिया हाकिम और दलाल, हुए मालामाल और खुशहाल। बाकी बच्चों ने सड़क पर कंकड़ कूटा, दुकानों में प्यालियां धोई, साफ किया टट्टी घर, खाए तमाचे, बाजार में बिके कौड़ियों के मोल, गटर में गिर पड़े। बच्चों में से कुछ बच्चों ने आगे चलकर फिर बनाई योजनाएं बच्चों के बारे में।
कविताएं लिखी, स्कूल खोले, किताबें बांटी बच्चों के लिए। धन्यवाद। बच्चों के बारे में बात करती इस कविता के बाद आपको ले चलता हूँ अपने एक साथी के पास, हल्द्वानी। नमस्कार, मैं पीयूष पढ़ने जा रहा हूँ। मैं जीवन हूँ पुस्तक से तिब्बत के क्रांतिधर्मी कवि तेनजिन सिंधु की एक कविता। यह कविताएं और गद्य मूल अंग्रेजी से अशोक पांडे द्वारा अनुदित हैं। कविता का शीर्षक है शरणार्थी। जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने कहा, तुम एक शरणार्थी हो। सड़क के किनारे पर हमारा तंबू बर्फ में ढका हुआ। तुम्हारे माथे पर तुम्हारी भवों के बीच एक आर खुदा हुआ है, ऐसा कहा मेरे अध्यापक ने। मैंने उसे खुरच कर निकालना चाहा और मैंने अपने माथे पर पाई लाल दर्द की खरोंच। मैं जन्मजात शरणार्थी हूँ। मेरे पास 3 भाषाएं हैं। गाने वाली मेरी मातृभाषा है, मेरी अंग्रेजी और मेरी हिंदी के बीच मेरे माथे का आर। तिब्बती भाषा में इसे पढ़ते हैं रंगजेन। रंगजेन के माने होता है आजादी। धन्यवाद। कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली इस कविता के बाद आपको दिल्ली ले चलता हूँ। नमस्कार, मैं शेख सोहेल दिल्ली से। सोहनलाल द्विवेदी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहेजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको कविताओं को सुनना? अवश्य ही कोई कविता आपने पहले से पढ़ी या सुनी होगी और कोई कविता पहली बार सुन रहे होंगे। यही खूबी है कविता कारवां की बैठकों की। यहाँ आप कविताओं के खजाने से अपने लिए सोच और भाव के नए अनमोल हीरे पाते हैं। कोई कविता किसी काम को पूरा करने के लिए कलेजा रखने का भाव देती है, तो कोई कविता पढ़कर लगता है किसी ने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया। अब आपको ले चलता हूं मुंबई। वहां से कविता कारवां के साथी और एक्टर गीता अग्रवाल सुना रही हैं अपनी पसंद की एक कविता, जिसे लिखा है सविता करंजकर जमाले ने और जिसका शीर्षक है मायरी। मायरी कितनी सहजता से खोल कर दिखा देते हैं ना हम अपने कलेजे के जख्म। भरे घर में किसी की कुएं बावड़ी को गले लगा लेने की चाह अपयश हो सकता है क्या किसी बलाढ्य देश का? अधिकार समानता का जय घोष करते कागज जहाँ चूल्हा जलाने के काम आते हैं, वहाँ कैसे समझ पाएगी तेरे मेरे जैसी कोई महिला अधिकार संरक्षण विधेयक या महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए निकाले गए मोर्चे का महत्व। रात भर कसमसाती पीठ की टीस पर इतराने वाली को नहीं होता कोई कौतुक। भकाभक सिगरेट पीते हुए हवा में छल्ले छोड़ने वाली स्वातंत्र्यवती का। मायरी तेरे मेरे जैसी नहीं जा पाती है रे बुद्ध के मार्ग से, और बलवा करके कुछ हासिल भी नहीं करना होता हमें। चाह है
तो बस एक टकोर की, कलेजे के जख्मों के लिए, और अगर मिल सके तो एक सशक्त कारण, बावड़ी को गले ना लगाकर जीने के लिए। कभी कभी कोई कविता आपको रोक लेती है, अपने पास बिठा लेती है, आपका भी मन नहीं करता उठकर जाने का। कविताओं में न जाने कितनी तरह की ताकत छिपी है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है कविता। कविता के सारे दायित्व बखूबी निभाती है हिंदी कविता। हिंदी कविता न केवल भारत को जोड़ती है बल्कि विश्व में भारतीय संस्कृति की पहचान भी बनाती है। अगली कविता सुनने के लिए आपको उत्तराखंड के उस साथी के पास ले चलता हूं जो उच्च शिक्षा में प्रोफेसर हैं और प्राचार्य भी। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धेश्वर सिंह है। मैं खटीमा में रहता हूँ। मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने एक कविता जिसका शीर्षक है लोक गायक और कवि हैं प्रभात। सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं। उनके जीवन से जो शब्द बनते हैं प्रायः उन्हीं को काम में लेता है वह कविता रचने के लिए। धूल की तरह साधारण शब्द ओस की तरह चमकने लगते हैं उसी कविता में आने पर, बीजों की तरह अंकुआने लगते हैं गाए जाने पर। उसका विशाल वाद्य घेरा मृत जानवरों की खाल से बनता है। जब वह गूंजता है पास ही जंगलों में खड़े भैंसे त्वचा पर स्पर्श का अनुभव करते हैं। खेतों की मेड़ पर खड़े धवल फूलों वाले कांस की जड़ों से सटकर बैठे बैल, इधर उधर खड़े तमाम छोटे बड़े पेड़ और झाड़, छोटे और बड़े कद के पहाड़ कान देते हैं उसकी आवाज पर। वह आवाज जिसमें आंधियां हैं, आंधियों की नहीं है। वह आवाज जिसमें बारिशें हैं, बारिशों की नहीं है। पवन झकोरों और बारिश की बौछारों सी काल से टकराती आती यह आदिम आवाज पृथ्वी पर आदमी की है। अर्धरात्रि में जब वह उठाता है कोई गीत, रात के मायने बदल देता है। अगम अंधेरों में गरजते समुद्रों के मायने बदल देता है। अनादि सृष्टि में चमकते नक्षत्रों के मायने बदल देता है। वह हमें बाहर के भेद देता है, वह हमें हमारे भीतर के भेद देता है। चाहे तो शब्द से, चाहे तो दृष्टि से, चाहे तो हाथ के इंगित से पुकार लेता है, सभा में सत्य को उतार देता है। चांदनी में बैठे ग्रामीण अलाव तापते हुए सुनते हैं उसे। अलावों के चहुं ओर दिप दिप चेहरों पर रह रह खेलती है आदिम मुस्कान। लोक गायक कविता से ध्यान आया, लोक परंपरा और आधुनिक जीवन दोनों को जोड़ने का कार्य भी करती है कविता। आइए अब एक और कविता सुनते हैं देहरादून से। मैं प्रियंवदा देहरादून से अदम गोंडवी जी की 2 स्फुटिक कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये गजल विधा में लिखी गई है। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे पे हताशा देखिए। चल रहा है देश, यह बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसी की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। मुझको नज़्मों ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। गंगा जल लब बुर्जुआ तहजीब की पहचान है, तिश्नगी को वोदका के आचमन तक ले चलो। खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग, को बांकपन तक ले चलो। और अब सीधे चलते हैं झारखंड, जहां हमारे एक साथी जो मूल रूप से गोपेश्वर के हैं लेकिन पटवा डांगर बल्दिया खान में रहते हैं, अपनी पसंद की कविता सुनाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं फिलहाल रांची से आपके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता पेश कर रहा हूं। इंतजार शत्रु है, इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो। इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो।
वो जाने किन झाड़ियों और पहाड़ियों में घात लगाए बैठा रहता है और हम पत्तियों की चरमराहट पर कान लगाए रहते हैं। इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो। वो छापा मार सैनिक की तरह खुद अंधेरे में रहता है और हमें उजाले में खड़ा देखता रहता है मौके की तलाश में, और हम अंधेरे में टॉर्च की रोशनी ही फेंकते रहते हैं। इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो। वो हमें नदी बनाकर हमारे बीच से ही मछली की तरह अदेखा तैर जाता है और हम लहरों के असंख्य हाथों से उसे टटोलते रहते हैं। इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो, उससे बचो। जो पाना है फौरन पालो, जो करना है फौरन करो। इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो। इंतजार शत्रु है। इस कार्यक्रम में आप 4 और कविताएं सुनेंगे, छोटी छोटी कविताएं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं उन साथी के पास जो एक शिक्षक हैं और चित्रकार भी। मेरा नाम जय कृष्ण पैन्यूली है, उपनाम माटी। मैं कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है अग्नि तत्व। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की सूक्तियाँ हैं। पहली सूक्ति देखिएगा कि नाचो अग्निखंड भर स्वर में, नाचो अग्निखंड भर स्वर में, फूंक फूंक ज्वाला अंबर में, वैभव के उच्चाभिमान में, अहंकार के उच्च शिखर में, स्वामिन अंधड़ आग बुला दो, जले पाप चक्का क्षण भर में। और दूसरी देखिएगा कि उर्मे दाह कंठ में ज्वाला, सम्मुखियो प्रभु का मरुथल है, जहाँ पथिक जल की झांकी में एक बूंद के लिए विकल है। एक और देखिएगा कि कलेजों से लगी बत्ती कहीं कुछ चल रही, कलेजों से लगी बत्ती कहीं कुछ जल रही, हवा की सांस पर बेताब सी कुछ चल रही, धराधर को हिला गूंजा धरणी में राग कोई, तलातल से उभरती आ रही है आग कोई। और एक और देखिएगा कि मैं निस्तेजों का तेज युगों के, मैं निस्तेजों का तेज युगों के, मूक मौन की वाणी हूँ, दिल जले शासितों के दिल की, मैं जलती हुई कहानी हूँ, सदियों की जब तोड़ जगी, मैं उस ज्वाला की रानी हूँ, मैं जहर उगलती फिरती हूँ, मैं विष से भरी जवानी हूँ, मैं विष से भरी जवानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी कविता कारवां से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आपको कविताओं से प्यार है तो कविता कारवां में आपका इंतजार है। आप हमसे संपर्क करें। यदि आपके कस्बे या शहर में कविता कारवां नहीं है तो वहां पर शुरुआत भी की जा सकती है। चलिए, पिछली कविता हमने सुनी थी कीर्ति नगर से और अब चलते हैं पिथौरागढ़। मैं महेश चंद्र पुनेठा पिथौरागढ़ से एक शिक्षक हूँ। आज वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी की एक कविता का पाठ कर रहा हूँ। शीर्षक है कविता की तासीर। पाँव जैसे पड़ जाए सांप पर चढ़े ऐसी थरथरी, पाँव जैसे पड़ जाए सांप पर चढ़े ऐसी थरथरी, बिच्छू ने मार दिया हो जैसे डंक, या बरैयां पीछे पड़ गई हो, कविता भी पीछे पड़ जाए। जैसे पेड़ों में पथरी की असहनीय पीड़ा, जैसे कान का दर्द झंझनाता हो कनपटी, ऐसी हो उसकी तासीर। फूलों को छुए जैसे ओस, छुअन ऐसी नहीं, फूलों को छुए जैसे ओस, छुअन ऐसी नहीं, बल्कि चाकू की तेज धार छुए पके फोड़े को, ताकि रिश्ना मवाद का शुरू हो और वाह नहीं आह निकले हों। धन्यवाद। हिंदी कविता को समृद्ध बनाने में जिन भी तत्वों का योगदान रहा है उन सबको भी हम इस कार्यक्रम में याद करना चाहते हैं।
वो चाहे हिंदी कविताओं में संस्कृत निष्ठ, अरबी फारसी और उर्दू शब्दों के सुंदर संगम हो, और चाहे हिंदी कविताओं में आने वाली संवेदना, विचार, संघर्ष और संस्कृति की छटा। आइए अगली कविता सुनने के लिए हम चलते हैं उस नगरी जिसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है, अल्मोड़ा। मैं संजय कुमार अग्रवाल अल्मोड़ा से आपको आज जाने माने व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी की एक कविता सुना रहा हूँ, जो किसानों की बारिश न होने के व्यथा पर आधारित है। लीजिए अलंकार रस्तोगी की कविता। काले बादल फिर घुमड़ रहे हैं, लगता है धरती की बेचैनी को भाप गए हैं, लगता है किसानों की व्यथा को भाप गए हैं, लेकिन ये तो दिखने में काले हैं। काला रंग तो नकारात्मक होता है ना, फिर ये कैसे लोगों को हंसाएंगे। लेकिन लोग प्रसन्न हैं, काला रंग वरदान समझ रहे हैं। उनको डर है फिर ये सफेद ना हो जाए, उनको मालूम चल गया है असलियत रंग की नहीं ढंग की होती है। धन्यवाद। और अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम छोर पर। कैसा लग रहा है आपको कविताओं का ये कार्यक्रम? अगर आप कविता कारवां से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। चलिए आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे साथी जो एक अभिनेता और गायक हैं हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से मैं विपिन हीरो, कविता कारवां मुंबई का सदस्य हूँ। मुंबई में कविता कारवां की शुरुआत हमने 2019 में करी थी। आज मैं पेश कर रहा हूँ कबीर दास जी के कुछ दोहे। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु होवे जो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की, खुल जाए अंतर खिड़की। बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुरता रही अटकी। बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुरता रही अटकी। बाहर बंदा भीतर गंदा, मन मैला मछली घटकी, मन मैला मछली घटकी। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। फिर अगली बार मिलेंगे जरूर। और इस संगीतमय प्रस्तुति के साथ अब समय आ गया है हिंदी कविताओं के इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। हमारे लिए ये बेहद खुशी की बात रही है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को लगा कि हिंदी पखवाड़े पर हिंदी कविताओं की उपस्थिति भी जरूर होनी चाहिए, और इसके लिए ये अलग तरह का कार्यक्रम तैयार करने का अवसर उन्होंने हमें दिया। कविता प्रेमी श्रोताओं, हमने आपको कविता कारवां के बारे में कई बातें बताई हैं। अगर आप कविता कारवां से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप संदेश के जरिए जरूर संपर्क करें। 9910292819। आप अपने गांव, कस्बे या शहर में भी कविता कारवां शुरू कर सकते हैं। हमें आशा है आपके जुड़ने से कविताओं के इस अभियान का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचेगा। अंत में आपसे एक निवेदन, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। हेलो हल्द्वानी के फेसबुक पेज पर या यूट्यूब पर, और अगर ऐप के जरिए सुन रहे हैं तो वहां बताइएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं का और इस कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए रेडियो हेलो हल्द्वानी का मैं कविता कारवां के सभी साथियों की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही अब कविता कारवां के साथी शुभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।